environment is of different types and it can be categorized as macro or micro, external or internal, and as Kurt Lewin has defined three different types of environment named as physical environment, social environment and psychological environment. But how do we experience these types of environment? हम ये कैसे देखते हैं, हमारे ये आसपास ये किस तरह से नजर आता है? The part of environment which we can experience physically is making the structural component, and this structural unit it can be physically experienced. आप इसको अपने आसपास फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, या आप जो फिजिकल फॉर्म में environment देखते हैं that is called as the structural environment. लेकिन एक पार्ट है इन्वायरमेंट का जिसको आप फिजिकली नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, बट यू कैन एक्सपीरियंस द फोर्सेस ऑफ दिस इन्वायरमेंट. सो दिस इन्वायरमेंट इज नॉट फिजिकल इन नेचर but considered as functional unit. So in this lesson we are going to discuss what are the components of structural environment and what are the components of functional environment. First, let us talk about physical environment. The structural component of environment means the parts with which the environment is made. Component को आप घटक भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं, खंड भी कह सकते हैं, पार्ट्स भी कह सकते हैं. मतलब इसका यही है कि हमारा जो स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, या जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बनाने के लिए क्या क्या पार्ट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं. फिजिकल वर्ड का मतलब है जिन चीज़ों को आप थ्रू योर सेंसेस आप परसीव कर सकते हो, जिसको आप भौतिक वस्तुओं को आप फिजिकल एनवायरनमेंट में आप कंसिडर करते हो. तो ये जो एनवायरनमेंट है इससे हमारा आउटर वर्ल्ड जो है वो बना हुआ है. जो भी हम संसार की चीज़ें देखते हैं जिनको हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, सेंसेस यानी देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, इनके द्वारा हम इन कंपोनेंट्स को वी कैन एक्सपीरियंस दैम और वी कैन फील दैम. अब ये जो कंपोनेंट्स है दीज आर कॉल्ड एज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. फिजिकल कंपोनेंट्स को आप मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड द बायोलॉजिकल और लिविंग कंपोनेंट. यानी फिजिकल कंपोनेंट के क्या पार्ट्स हैं? फिजिकल कंपोनेंट कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग और लिविंग. तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप अपने आसपास देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो. तो दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट. फिजिकल कंपोनेंट मतलब जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं. तो नॉन लिविंग कंपोनेंट में हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यानी कोई वस्तु जिसको आप अपने आसपास देखते हो, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी. वो या तो ठोस होगा, या वो लिक्विड होगा, और या वो गैसियस होगा. एनवायरनमेंट के वो सारे सॉलिड कंपोनेंट्स जिनको आप फिजिकली महसूस कर सकते हो या फील कर सकते हो, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द लिथोस्फेरिक एनवायरनमेंट. अब ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं इनको स्फीयर्स कहा जाता है. तो फिजिकल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या हो गए? वो सारी चीज़ें जो सॉलिड हैं और हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लिथोस्फेरिक एनवायरनमेंट. लिथोस्फीयर मतलब रिलेटेड टू सॉलिड. तो आपके आसपास सॉलिड चीज़ें क्या हैं? आपके सॉलिड आसपास पहाड़, पेड़ पौधे, तो ये मिनरल्स. अब इनमें से जो पेड़ पौधे हैं वो लिविंग की कैटेगरी में आ जाएंगे, जबकि जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, मिट्टी है, ये जो सब चीज़ें हैं दीज आर द सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. दे विल बी कंसिडर्ड एज लिथोस्फेरिक एनवायरनमेंट. सेकेंड type is the liquid environment, which is consisting of all liquid और water components. तो आप अपने आसपास जितने भी तरह के liquids को देखते हो, मेनली हम liquid किसको देखते हैं अपने environment में? We find it in the form of water. तो जितना भी water component है
तो वाटर कंपोनेंट जो है दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, सी। तो ये जो कंपोनेंट है जो कि लिक्विड है, तरल पदार्थ में है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द हाइड्रोस्फेरिक इन्वायरमेंट। सिमिलरली हमारे इन्वायरमेंट में कुछ गैसियस कंपोनेंट्स होते हैं, गैसीय अवस्था के कंपोनेंट्स हैं, दे आर मेकिंग द एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट। तो इस तरह से हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके फिजिकल फैक्टर्स में नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है वो है लिथोस्फेरिक, हाइड्रोस्फेरिक और एटमॉस्फेरिक। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कई तरह से भौगोलिक संरचनाओं में बटे हुए हैं, यानी इनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है दैट कैन बी डिफरेंट। और हम इन स्पेशल अरेंजमेंट के अनुसार वी कैन कैटेगराइज देम एज माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, प्लेट्यू और कोस्टल एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, ये फिजिकल कंपोनेंट यानी जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, यानी जो भी लिथोस्फीयर है या हाइड्रोस्फीयर है या एटमॉस्फेयर है, ये ज्योग्राफिकली किस तरह से अरेंज्ड है उसके अनुसार हम धरती के ऊपर अलग अलग तरह का अरेंजमेंट देखते हैं जिनको हम स्पेशियल स्केल बोलते हैं। तो स्पेशियल स्केल में हम इन एनवायरनमेंट को माउंटेन एनवायरनमेंट में, ग्लेशियर में, प्लेट्यू में और कोस्टल में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे माउंटेन्स में जैसे जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, वहाँ पर अलग तरह की आपको जलवायु मिलती है। ग्लेशियर्स में टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता है। प्लेट्यू यानी जो पठार हैं या जो पठारी इलाका है उसमें आपको कंपोनेंट्स तो सेम मिलते हैं, फिजिकल कंपोनेंट सेम है, वहाँ पर भी लिथोस्फीयर है, वहाँ पर भी हाइड्रोस्फीयर है, सब जगह पे एटमॉस्फेयर है। तो इन सभी में जो कंपोनेंट्स है वो सेम है, लेकिन उन कंपोनेंट में किसी की मात्रा ज़्यादा है, किसी की मात्रा कम है। सिमिलरली उनके जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड है टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, विंड वेलोसिटी से, नेचर ऑफ सॉइल से, ये अलग अलग है। इसकी वजह से हमें कुदरती तौर पे नेचुरल वे में ये हमें अलग अलग तरह से नजर आते हैं। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट स्पेशियल स्केल्स। अब दूसरा जो कंपोनेंट है जिसको हम अपने आसपास देख सकते हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट मतलब दैट कंपोनेंट विच कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो ग्रो करते हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है, वो लोकोमोशन शो करते हैं। इस तरह से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम अपने आसपास जितने भी लिविंग प्लांट्स देखते हैं दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्लोरा, और जितने भी तरह के डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फौना। यानी हमारे आसपास जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है वो किन चीज़ों से बना है, या तो नॉन लिविंग कंपोनेंट से बना है या लिविंग कंपोनेंट से बना है। नॉन लिविंग कंपोनेंट में जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है दैट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। So that part of environment which consists of solid state of matter is called a lithospheric environment, which consists of liquid state of physical matter, that is the hydrospheric environment, and atmospheric environment it consists of gaseous state. और ये जो डिफरेंट हमारे पास फिजिकल स्टेट्स हैं ये अलग अलग तरह से नेचर में हमें नज़र आती हैं। Biological environment, it consists of living organism which consist of main two categories, flora and fauna. You can also add third category which consists of microorganisms. So in some books you may find three categories of living components, that is plants, animals and microbes. Now what are the functional components of environment? Functional component मतलब operational components, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है ये फंक्शन किस तरह से करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट के डिफरेंट फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। अब ये वो कंपोनेंट है जिनको आप फिजिकली नहीं देख सकते, बट यू कैन एक्सपीरियंस द फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन द इन्वायरमेंट।
अब इन कंपोनेंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं एंड दे आर डिफाइंड एज फिजिकल फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम किन किन फोर्सेस को अपने इन्वायरमेंट में फंक्शन करते हुए देखते हैं विच आर एट फिजिकल लेवल, जिसको आप देख भी सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि ये भी एक तरह का फोर्स जनरेट करता है फॉर फंक्शनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के 3 लेवल्स हैं, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल मतलब the living organism. So all living organism which are present as an identity that is called as individual. यानी अगर हम देखें तो हर पौधा एक इंडिविजुअल है, हर एनिमल एक इंडिविजुअल है। So all those organisms which are in living state and they are working as an entity, एक इकाई की तरह काम करता है, that is called as individual. इंडिविजुअल भी हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं और ये जो इम्पैक्ट है इंडिविजुअल की अपनी इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे एक बरगद के पेड़ का जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है दैट इज डिफरेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ ए स्मॉल प्लांट इज डिफरेंट, लेकिन दोनों ही फिजिकल लेवल पे हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। हालांकि उनके इम्पैक्ट में स्ट्रेंथ में डिफरेंस हो सकता है, क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है। सो एवरी इंडिविजुअल, लेट इट बी रैट, लेट इट बी एन एलिफेंट, लेट इट बी क्रोकोडाइल, लेट बी ए ह्यूमन बीइंग, सभी जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं और सबका इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ रोल है। सेकेंड लेवल इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब वो इंडिविजुअल जो एक ही तरह के इंडिविजुअल्स हैं और एक ही जगह को शेयर करते हैं, एक ही हैबिटेट को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन। सो व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग एट ए स्पेसिफिक प्लेस, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉपुलेशन। जैसे आपके बाग बगीचे में जो भी पौधे लगे हुए हैं उसमें एक तरह के कितने पौधे हैं वो उस पौधे की पॉपुलेशन है। ह्यूमन बींग्स के लिए कहें तो किसी सिटी में कितने ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है। आपके घर में कितने चूहे हैं दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन योर हाउस। सो पॉपुलेशन मीन्स सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग एट सेम प्लेस, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा डिमांड ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज होगा। तो इस तरह से पॉपुलेशन भी हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है। तीसरा लेवल है कम्युनिटी लेवल। अब कोई भी जो हैबिटेट है उसमें सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, उसमें कई तरह के ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं। So all those organisms or all those populations which are coexisting, that will be forming a community. तो community क्या है? Community means a group of different populations which are sharing the same habitat. अलग अलग तरह की populations, अलग अलग जीव जंतुओं की, पौधों की जनसंख्या जो किसी एक ही जगह पे रहती है, that is called as community. यानी आपका जो बाग है जहाँ पर अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं, दैट विल बी फॉर्मिंग ए कम्युनिटी। सिमिलरली आपके घर में जितने ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं, जितने रैट्स हैं, जितने हाउस फ्लाइज हैं, जितने लेजर्ड्स हैं, अगर आपके घर में कोई पेट है, सो यू ऑल आर फॉर्मिंग ए कम्युनिटी बिकॉज यू ऑल आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉपुलेशन बट यू ऑल आर लिविंग टुगेदर। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी में भी कई फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट को रेगुलेट करते हैं। जैसे कम्युनिटी लेवल पे कंपटीशन, कम्युनिटी लेवल पे कोएग्जिस्टेंस जिसमें सिम्बायोसिस हो सकता है, कई बार दो तरह की जो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहती हैं, कोऑपरेशन से रहती हैं। सो दीज आर द फोर्सेज विच हेल्प इन डिफाइनिंग आवर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। सो व्हाट आर दे?
दे आर फिजिकल इन नेचर, आप इनको देख सकते हो, आप इंडिविजुअल्स को महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, गिन सकते हो, ये मैटर से बनी हुई चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ ये फंक्शनल कंपोनेंट भी हैं, ये इन्वायरमेंट में को इम्पैक्ट करने का फोर्स भी जनरेट करते हैं। दूसरा जो फंक्शनल कंपोनेंट है दैट इज द सोशल कंपोनेंट। अब ये जो कम्युनिटी है इसमें जब हम मेनली बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स दे फॉर्म द सोशल ग्रुप्स। मैन इज ए सोशल एनिमल, तो ये ग्रुप्स में रहना पसंद करता है और इस ग्रुप में वो सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाता है, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए लॉज बनाता है, सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज बनाता है। लेकिन ये सब चीज़ें वो करता किस लिए है? ही डज इट टू सेफ गार्ड हिज एग्जिस्टेंस, ताकि उसका अस्तित्व बचा रहे और उसके जो इंटरेस्ट हैं या जो सोशल वेलफेयर है वो बना रहे। अब ये जो सोशल इन्वायरमेंट है ये मैंने ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल से कहा, लेकिन सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की नहीं होती। सोसाइटी कैन बी प्रेजेंट फॉर अदर एनिमल्स ऑल्सो, जैसे डिफरेंट एनिमल्स की सोसाइटी हो सकती है। तो ये जो सोशल कम्युनिटी है जो कि सोशल एनवायरनमेंट बनाती है, जिसमें सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, कुछ रूल्स और लॉ से रेगुलेट होते हैं, जिनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं ताकि एज ए होल सोसाइटी का एग्जिस्टेंस बचा रहे, सोसाइटी का वेलफेयर हो। दीज आर कॉल्ड एज द सोशल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट कम्स द थर्ड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक कंपोनेंट। अब ये जो इकोनॉमिक कंपोनेंट है ये रिलेटेड है सोशल कंपोनेंट और फिजिकल कंपोनेंट के इंटररिलेशन के साथ। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो दे लिव इन सोसाइटी बट दे हैव टू गेट एवरीथिंग व्हाट दे रिक्वायर फ्रॉम नेचर, यानी वो डिपेंड करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। सोशल इन्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल इन्वायरमेंट बिकॉज इट हैज टू ड्राइव द एनर्जी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और ये जो सब चीज़ें हैं, अब जो भूमि है या ज़मीन है, दिस इज रिलेटेड टू लिथोस्फीयर, वाटर इज रिलेटेड टू हाइड्रोस्फीयर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, जो खाना हम लेते हैं वो हमें मिलता है प्लांट्स और दूसरे एनिमल से। तो इस तरह से जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोसाइटी जो है, इट इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर डराइविंग एनर्जी, जिसके कारण इट बिकम्स ए जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक मतलब जियो मीन्स लैंड, मॉर्फिक मीन्स चेंजिंग। अब क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपने सोशल एनवायरनमेंट को और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। दैट इज वाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, जिसमें हम बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे तरीके खोज लिए हैं, स्किल बना लिए हैं अपने लिए, कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हैं, तो हम अपने हुनर से, अपनी तकनीक से अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, और इसके द्वारा ही हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं थ्रू ए जियोमॉर्फिक प्रोसेस। क्योंकि इंसान बहुत स्किल्ड है, बहुत सिविलाइज्ड है, इसका सोसाइटी का सिस्टम बहुत डेवलप्ड है, और इंसान ऐसा समझता है कि वो शायद प्रकृति का सबसे ज़्यादा स्किल्ड, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वो सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो नेचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर अपना अधिकार समझता है, जिसके कारण वो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए अपनी फ्री विल को यूज करता है।
अब अगर तो ये जो यूटिलाइजेशन है दैट इज इन ट्यून विद द अदर सिस्टम वर्किंग इन द इन्वायरमेंट, यानी इकोसिस्टम के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, अगर ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज इन ट्यून विद द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी उनके उसके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके कारण दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और प्रकृति का तालमेल बना रहता है, देन इट इज हार्मोनियस इकोसिस्टम। ही इज हार्मोनियस विद द इकोसिस्टम, ही इज इन ट्यून विद द इकोसिस्टम। लेकिन जब ये यूटिलाइजेशन इम्बैलेंस हो जाता है या जब एक क्रिटिकल लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है, क्रिटिकल लिमिट क्या होती है? क्रिटिकल लिमिट का मतलब वो लिमिट जहां तक इन्वायरमेंट जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको सहन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल लिमिट। जब यूटिलाइजेशन उस लिमिट से ज्यादा हो जाता है देन डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम इज क्रिएटेड, और इसी इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंस को हम पोल्यूशन के नाम से जानते हैं या डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अगर different parts of ecosystem they are in balance with each other, then the process of economization is harmonious, otherwise it will lead to pollution. So इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो मैन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है इसमें हार्मनी और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ह्यूमन बींग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाई? Because human beings are more skilled and more civilized as compared to any other organism. हम ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं इन्वायरमेंट से और इन ज़्यादा इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स के कारण कई बार वो क्रिटिकल लिमिट जिस तक इन्वायरमेंट इसको सस्टेन कर सकता है वो क्रॉस हो जाती है, जिसके कारण पोल्यूशन होती है। तो क्योंकि इंसान ही इन जो इम्बैलेंसेस के लिए ज़्यादा तौर पर रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ह्यूमन बींग्स के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को हार्मोनियस रखें। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट विच मेक द इन्वायरमेंट गो इनटू ए डिस्टर्ब स्टेट। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग ही सिर्फ इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, और कोई वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकती हैं, फ्लड्स हो सकते हैं, उनसे भी इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। But human beings are the only organism which can contribute towards making the environment harmonious.